कानून की नज़र में सब समान है, लेकिन कहाँ कहाँ कानून की नज़र में सब समान नहीं है, यानी एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। जो द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट एक्चुअली सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में, जिसमें हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में भी पढ़ा था। और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी। वो देखते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले करते हैं क्विक रिवाइज, जो रिवाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में, या यूं कहें कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेटरी होता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 18 तक। फिर राइट टू फ्रीडम आएगा 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से एक फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 31 में आता था, राइट टू प्रॉपर्टी, को डिलीट कर दिया गया है। अब वो लीगल राइट है, और अब हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से कुछ फॉरेनर्स के लिए भी हैं और कुछ सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, जो हम पढ़ते पढ़ते देख लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट्स के पास उनको एनफोर्स करने के लिए जा सकते हैं डायरेक्टली, और इन्हें गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो ब्रिटिश ओरिजिन का वर्ड है, जिसका मतलब है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा किसी भी इंसान के फेवर में, किसी भी पर्सन के फेवर में। सब लोगों के ऊपर कानून का समान सब्जेक्शन यानी अधीनता होगी, कोई भी पर्सन कानून से ऊपर नहीं है। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट, जिसमें बोलते हैं कि इक्वल सर्कमस्टांसिस में आप इक्वल ट्रीटमेंट करोगे सबके साथ, और कानून जो भी हैं उनका एप्लीकेशन सिमिलर होगा सभी के साथ जो उस सेम पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशंस में है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो ये सब पढ़ा था हमने अभी तक की वीडियो में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में, और अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। तो जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं वो ये हैं। पहला इंटरनेशनली शुरू करते हैं। अगर हमारे देश में कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, कोई भी हैं, तो हम उन पे क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी मिलती है एम्बेसडर्स को, फॉरेन रूलर्स को, यूएनओ या ऐसी कोई बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके मेंबर्स को। तो इसका मतलब वो इक्वल नहीं है। हालांकि आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है। तो बाकी कोई फॉरेनर घूमने आए तो उसके साथ हम एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं करेंगे, वो इक्वल है। लेकिन अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं और ये सब लोग हैं तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ अब सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, जबकि ऑर्डिनरी फॉरेनर्स घूमने आएंगे उनके ऊपर कर सकते हो अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो। फिर आते हैं अपने देश पे। हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी या जो स्टेट के हेड हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट मतलब इंडियन स्टेट, नेशन और स्टेट के बीच में डिफरेंस हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स में गवर्नर, इनको भी कुछ इम्यूनिटीज मिलती है, और ये इम्यूनिटीज मिलती हैं आर्टिकल 361 के अंडर। तो जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं उनके ऊपर ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है, ना कोई सिविल प्रोसीडिंग्स। कब? जब वो अपने टर्म में हैं, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, और उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए तो चलाई ही नहीं जा सकती, लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में भी उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए भी उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, वो भी 2 months का। लेकिन फिर भी आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ना प्रेसिडेंट को ना गवर्नर को। इसके पीछे एक रीज़न है। जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 आता है, वो बोलता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ, या देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। एंड वैसे सेम गवर्नर के लिए भी है। तो गवर्नर और
प्रेसिडेंट एक्चुअली में कोई काम खुद से करते ही नहीं है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जैसा बोला जाएगा, जैसा एडवाइस किया जाएगा वो वैसे ही करते हैं, और वो एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग होती है। या पढ़ोगे कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था कि बाइंडिंग होगी, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको कैरी ऑन किया था। तो वो अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं रहे, तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स चलाने का या उनको अरेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, जो उन्होंने अपनी टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरिंग ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है उसके लिए। और वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस पोजीशन की एक गरिमा है, तो उसके लिए भी ये सही नहीं है, तो वो इम्यूनिटी है उनके लिए। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कोई अपना पर्सनल कैपेसिटी में कुछ गलत किया है तो सिविल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन उसके पहले भी आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में काम उन्होंने पहले किया हो, चाहे बाद में किया हो, चाहे ड्यूरिंग किया हो, बट जब वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है तब उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। हाँ, अगर वो उस पोजीशन के काबिल नहीं है तो फिर उनके लिए इम्पीचमेंट लाई जा सकती है, जैसे आर्टिकल 61 है प्रेसिडेंट के केस में, तो आप इम्पीच कर सकते हो, आप गवर्नर को इम्पीच कर सकते हो, आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो। फिर उसके बाद चला लो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलानी है या सिविल प्रोसीडिंग्स चलानी है, लेकिन जब वो उस पोजीशन पे है तब नहीं चलेंगी, ना ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 361 का ही पार्ट ए बोलता है, 361A बोलता है कि कोई भी पर्सन है जो टेलीविज़न या रेडियो या न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी तरह से जो कुछ पब्लिश कर रहा है और वो सच है, जैसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कर रहा है या किसी भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में कर रहा है, तो अगर वो सच है तो उसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। और प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ही नहीं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, MPs भी हैं, वो अगर पार्लियामेंट में कोई वोट कर रहे हैं किसी भी फेवर में या किसी के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो पूरी एक पार्टी की तरह बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पार्लियामेंटेरियंस की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे MP अलोन नहीं बल्कि एज अ पार्टी बात करते हैं। खैर, आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके खिलाफ भी कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती अगर उन्होंने किसी के फेवर में वोट किया है पार्लियामेंट के अंदर या नहीं किया है या कुछ बोला है तो उस तरह से। और स्टेट में भी ये होता है, तो स्टेट में आर्टिकल 194 बोलता है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होंगे, MLAs बोल रहे हैं या वोट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। एंड देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए हमें पता है आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेटरी है, उसके अगेंस्ट या उसके बीच में तकरार पैदा कर रहा है, वो कानून तभी नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब ये कानून और जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें फ़र्क है। आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब उनका अगर वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन एक होते हैं हमारे पास DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो एक्चुअली हमारे फोर फादर्स ने इसलिए लिखे थे कि अभी तक तो हमारे पास उतने सोर्सेज नहीं हैं, अभी तो हमारी कंट्री इतनी रिच नहीं है आज़ादी के टाइम पे, लेकिन एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे हमारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे तो हम लोगों को वो वाले राइट्स भी देंगे या स्टेट उनके ऊपर काम भी करेगा, और वो थे DPSPs में, पर वो जस्टिसिएबल नहीं है। और अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में टसल होगा तो एक्चुअली जो ओवर रूल करेगा, जो डोमिनेंस शो करेगा, वो है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि वो जस्टिसिएबल है इन नेचर में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 31C, याद रखिए आर्टिकल 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि DPSPs के अंडर जो आर्टिकल 39 का क्लॉज B और क्लॉज C आता है, जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने लगेंगे किसी आर्टिकल 39 के क्लॉज B और क्लॉज C को, तो इसमें अगर आर्टिकल 14 वॉयलेट भी होता है तो कोई बात नहीं, होने दो, वो हो सकता है। सो एक सेइंग है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। सो अगर अगेन बताऊं तो आर्टिकल 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब भी DPSP के आर्टिकल 39 के क्लॉज B और क्लॉज C को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, तो अगर आर्टिकल 14 वॉयलेट हो भी रहा है तो कोई बात नहीं। ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर DPSPs
ओवर रूल करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, डोमिनेट करते हैं फंडामेंटल राइट को। वरना जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्लैशेस हुए हैं तो फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिसेबल हैं, तो वही जीतते हैं। अब आर्टिकल 39 क्या है, उसका क्लॉज बी और क्लॉज सी क्या है, ये हम डीपीएसपी वाली वीडियो में पढ़ेंगे, वरना यहाँ पर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस पूरे इसमें। सो हमने एक्सेप्शंस भी देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।